हेलो मेरे बुलबुलो, क्या हाल चाल है। मैं आपके लिए आज फाइलम पोरीफेरा का डिस्कस करूंगा। इससे पहले वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया है पोरीफेरा के सामान्य करैक्टर, जर्म लेयर और सीलोम किस में पाई जाती है, किस में नहीं पाई जाती। इस प्रकार के जितने भी करैक्टर थे बेसिक से हमने 2 लेक्चर में कंप्लीट कर लिए। आज से हम स्टार्ट करते हैं पोरीफेरा। टाइम को न वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करेंगे फाइलम पोरीफेरा। फाइलम कौन सा रहेगा हमारा? पोरीफेरा। हमने 10 फाइलम के स्टडी की है। फर्स्ट नंबर की अगर हम बात करें तो पोरीफेरा, फिर उसके बाद में सेलेंट्रेटा, फिर उसके बाद टीनोफोरा, टीनोफोरा के बाद में प्लेटेलमिन्थीस, प्लेटेलमिन्थीस के बाद एस्केलमिन्थीस और एस्केलमिन्थस के बाद में मोलस्का, मोलस्का के बाद एनिलिडा, एनिलिडा के बाद में आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा के बाद में मोलस्का की बात करेंगे, मोलस्का के बाद में इकाइनोडर्मेटा और इकाइनोडर्मेटा के बाद में हम हेमिकार्डेटा और हेमिकार्डेटा के बाद कार्डेटा का हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आज हम पहला फाइलम स्टार्ट करते हैं जिसको हमने नाम दिया पोरीफेरा। ये हमने नाम नहीं दिया है, अभी साइंटिस्ट ना आएंगे उन्होंने नाम दिया है। मैं तो सिर्फ आपको पढ़ाने के लिए आया हूं, मैं कोई नाम देने वाला नहीं हूं। ये मत समझ लेना कि हमारे पास सामने जो है नाम दिया है, तो मैं नाम नहीं दिया हूं। हम बात करेंगे इस फाइलम की सबसे पहले स्टडी किसने की थी। अभी तो तुम पोरीफेरा 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 के बारे में सुन रहे थे, जान रहे थे, लेकिन क्या आपको किसी ने ये बताया कि इसकी सबसे पहले स्टार्टिंग में स्टडी किसने की थी? तो वो साइंटिस्ट जिसको हम बोलते हैं जूलॉजी ऑफ फादर या फादर ऑफ जूलॉजी बोलते हैं। बता सकते हो कौन है फादर ऑफ जूलॉजी? फादर ऑफ जूलॉजी अरिस्टोटल को हम बोलते हैं। किसको बोलते हैं? अरिस्टोटल यानी कि अरस्तु। यहां पर लिखा हुआ है फादर ऑफ जूलॉजी। कौन है भाई फादर ऑफ जूलॉजी? अरिस्टोटल, अरिस्टोटल, जिनको हम अरस्तु के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? अरस्तु के नाम से जानते हैं। सबसे पहले इस पोरीफेरा फाइलम की स्टडी किसने की थी? तो अरिस्टोटल ने ही किया था। किसने किया था? अरिस्टोटल ने। फर्स्ट टाइम स्टडी किसने किया? पोरीफेरा फाइलम की। फाइलम पोरीफेरा, पोरीफेरा अरिस्टोटल, अरिस्टोटल ने किया था। दूसरी बात, इन जंतुओं के नाम को क्या बोला था इन्होंने इन जंतुओं को स्पंज नाम दिया था। सबसे पहले अगर स्पंज की बात करें तो स्पंज किसने कहा था? हमारे जो साइंटिस्ट हैं जिनको हम फादर ऑफ जूलॉजी बोलते हैं, उन्होंने क्या कहा था? इनको स्पंज नाम दे दिया था। इनके करेक्टर उटर कुछ देखे होंगे, उसके बारे में इन्होंने पढ़ा होगा और पढ़ने के बाद में इन्होंने क्या कर दिया? इनको स्पंज कह करके छोड़ दिया। दूसरा साइंटिस्ट आया 1965 में, एलिस नाम का। एलिस ने, दूसरे साइंटिस्ट की बात करते हैं 1965 में। एलिस नाम का साइंटिस्ट था जिसने, कौन सा साइंटिस्ट? एलिस। अभी तक इसके बारे में मैं यकीन से कह सकता हूं कि आपको किसी ने नहीं बताया होगा। मैं आपको बता रहा हूं कि दूसरा साइंटिस्ट कौन आया था? एलिस आया था। इसने क्या देखा? निरंतर। एलिस साइंटिस्ट 1965 में ये जंतु जो थे, ये जंतु निरंतर क्या कर रहे थे? वाटर की धारा को शरीर की तरफ, वाटर की धारा को शरीर की तरफ खींच रहे थे। क्या कर रहे थे? वाटर की धारा को शरीर की तरफ खींच रहे थे। और वाटर की धारा को शरीर से बाहर निकाल रहे थे। वो जिस पोर से खींच रहे थे उनको बोलते हैं हम ऑस्टिया बोलते हैं, और जिस पोर के द्वारा ये वाटर को फौहारे नुमा ऊपर को निकालते थे उनको हम क्या बोलते हैं? ऑस्कुलम बोलते हैं। आगे आगे चलेंगे, जैसे हम इसका डिस्कस करते हुए चलेंगे उसी तरीके से हम इस फाइलम को पढ़ते हुए इनके डायग्राम को समझते हुए चलेंगे। और मैं यकीन से कह सकता हूं आपको एक एक इस फाइलम के बारे में मैं आपको इतना कायल बना दूंगा कि आपको बिल्कुल ये आंख बंद करके भी तुम किसी को भी सुना सकते हो। इतना मैं आपकी नसों में भर दूंगा यकीन से।
एलिस नाम का साइंटिस्ट जो 1965 में इस जंतु को देखा, ये क्या कर रहे थे, इनके पास एक विशिष्ट करेक्टर, स्पेसिफिक करेक्टर था। ये वाटर को अपनी बॉडी की तरफ खींच रहे थे और फिर ये वाटर को फव्वारे से बाहर निकाल रहे थे ऊपर की तरफ। फव्वारा जैसा क्या होता है, देखें पानी की नल होते हैं, पानी की टंकियां होती हैं, उनको खोल दो तो अचानक से खट 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 से पानी जाने लगता है। इसी तरीके से क्या करता है, ये पानी ऊपर निकालने की कोशिश करता है। शरीर से क्या कर रहा था, ये बाहर पानी अपने निकाल रहा था। इस करेक्टर के आधार पर इन्होंने क्या कह दिया, इसको क्या कह दिया, इस करेक्टर के आधार पर इनको जंतु जगत यानी कि एनिमल किंगडम में, इसी करेक्टर के आधार पर एनिमल किंगडम में जगह दी। किसने? एलिस नाम का साइंटिस्ट 1965 में एनिमल किंगडम में इनको जगह मिली। फिर इसके बाद थर्ड नंबर पे एक साइंटिस्ट और आता है, जिनको फर्स्ट नंबर कहेंगे, इनको हम 2 नंबर कहेंगे, इनको हम थर्ड नंबर पे कहेंगे। इनका नाम लिखते हैं रॉबर्ट ग्रांट। अभी तक नाम सुना होगा रॉबर्ट हुक का, रॉबर्ट ब्राउन का, लेकिन ये नया साइंटिस्ट कहां से आ गया, रॉबर्ट ग्रांट। तो रॉबर्ट ग्रांट ने जंतुओं के लिए एक पोरीफेरा नामक फाइलम की स्थापना की। पोरीफेरा जो ये नाम जो है, ये फाइलम जो है, ये किसके द्वारा जो है दिया गया है, ये रॉबर्ट ग्रांट के द्वारा दिया गया है। इन्होंने क्या बताया, एक पोरीफेरा फाइलम को पोरीफेरा नामक फाइलम बनाया, जिसमें इस प्रकार के जितने भी एनिमल थे उनको क्या मिला, इसमें जगह मिल गई। और इस प्रकार के एनिमल, आपको एक इंटरेस्टिंग मैं बात बता दूं, इस प्रकार के एनिमल कितने, 5000 जातियां हैं। कितनी जातियां हैं? 5000। कितनी? 5000 स्पीसीज पाई जाती है। किसकी? पोरीफेरा की। और तुम पढ़ कितने रहे हो? 2 से 3 पढ़ रहे हो, 2 से 3, यूप्लेक्टेला, स्पॉन्जिला, और क्या पढ़ते हो, साइकान या साइफा। इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ रहे हो आप। इतना पढ़ने में भी आपको मौत आ रही है, पता नहीं किस प्रकार की पढ़ाई करते हो। अगर 5000 एनिमल पढ़ने पड़ जाए तो दिमाग खराब हो जाएगा। आर्थ्रोपोडा के 25000 जातियां अगर वो पढ़नी पड़ जाए तो दिमाग की नस फट जाएगी। पता नहीं क्या समझ रहे हो अपने आप को कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। अरे भाई, इसकी 5000 स्पीसीज है। कितनी है? 5000 स्पीसीज पढ़नी होती है। लेकिन जो साइंटिस्ट आए, साइंटिस्टों ने क्या कर दिया, एक एनिमल को पढ़ोगे तो 5000 एनिमल के बारे में तुमको जानकारी मिल रही है। इस तरीके से क्लासिफिकेशन करके दे दिया है। अगर इस तरीके का क्लासिफिकेशन न करते तो दिमाग की नसें फट जाती, कोई कंप्लीट नहीं कर पाता जूलॉजी। इसलिए क्या किया गया है, इसको क्लासिफिकेशन करके इसको एक ही सीरीज में डिवाइड करके रख दिया गया है, जिससे पढ़ने में दिक्कत ना हो। हम कितने एनिमल पढ़ते हैं? स्पॉन्जिला पढ़ते हैं, स्पेक्टुला पढ़ते हैं, और क्या पढ़ते हैं, एक साइकान या साइफा। 3 ही एनिमल पढ़ते हैं और क्या करते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं। इनका कैनाल सिस्टम, एस्कोन्टाइप और साइफा, ये अलग अलग पता नहीं कौन कौन से पढ़ते हैं। इनके रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, रेस्पायरेशन, ये सब पढ़ने में हालत खराब हो जाती है। अगर सोचो कि ये 5000 एनिमल्स की अगर हम सब कुछ पढ़ते तो क्या होता, इन्हीं को नहीं कंप्लीट कर पाते, पूरी लाइफ खत्म हो जाती। तो इनका शुक्रिया अदा करो, इनका थैंक्स अदा करो कि इन्होंने क्लासिफिकेशन करके हमको दे दिया है। अगर हम एक ही एनिमल को यानी कि साइफा को या साइकान को पढ़ते हैं तो हमको इस 5000 स्पीसीज यानी कि 5000 स्पीसीज है एनिमल, पता नहीं कितने हैं, 5000 स्पीसीज के बारे में हमको जानकारी हो जाती है, हमको अध्ययन हो जाता है, हमको ज्ञान हो जाता है। अब हम बात करते हैं एक जनरल कैरेक्टर की कि इनके अंदर कौन कौन सी बातें होती हैं। हम आपका टाइम बिल्कुल नहीं खत्म करेंगे, बिल्कुल मुद्दे की बात करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। जनरल कैरेक्टर की बात करते हैं, सामान्य लक्षणों के बारे में। उसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, मैंने तो आपको याद करवा दिया। पहला साइंटिस्ट कौन था? पहला साइंटिस्ट अरिस्टोटल, फादर ऑफ जूलॉजी अरिस्टोटल। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने स्पंज नाम दे दिया। दूसरा साइंटिस्ट कौन था? एलिस, 1965 में आया और इन्होंने क्या बता दिया, वाटर की धारा अंदर लेते हैं और वाटर की धारा को सेम ऊपर को निकाल देते हैं। तो इन्होंने क्या कहा, भाई ये कोई इनको एनिमल किंगडम में जगह मिल गई। कहाँ मिल गई? एनिमल किंगडम में। फिर इसके बाद रॉबर्ट ग्रांट, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, उनको अलग रखिएगा। रॉबर्ट हुक थे, उन्होंने क्या किया था, डेड सेल की खोज की थी, और रॉबर्ट ब्राउन जो थे वो केंद्रक की खोज किए थे, न्यूक्लियस की खोज। लेकिन यहाँ पर रॉबर्ट ग्रांट आते हैं और रॉबर्ट ग्रांट ने क्या बता दिया,
एक पोरीफेरा फाइलम बना दिया जिसके अंदर ये 5000 स्पीसीज को रखा गया है। एक घर बना दिया, उस घर के अंदर 5000 ऐसी प्रकार के एनिमल को बंद करके रख दिया। एक बैरिंग बना दिया, एक शेल बना दी, उसके अंदर क्या कर दिया, सभी को उठा करके ठोस दिया 5000 एनिमल को। तो किसने काम किया ये? रॉबर्ट ग्रांट ने। अगर पोरीफेरा का नाम किसी ने दिया तो कौन है? रॉबर्ट ग्रांट। याद रखिएगा, हम इसको बिठा रहे हैं 1 2 3। अब हम बात करते हैं इनके सामान्य लक्षणों के बारे में। किसके? पोरीफेरा के। पोरीफेरा के सामान्य लक्षण, जनरल कैरेक्टर। यहीं पर हम लिखते हैं जनरल कैरेक्टर। फर्स्ट नंबर की अगर हम बात करें तो कौन सा भी जनरल कैरेक्टर होगा? इनके हैबिटाट की बात करेंगे। इनका हैबिटाट क्या है पहले हम लिखते हैं, फिर उसके बाद हम बात करेंगे। इनके हैबिटाट की बात करें तो हैबिटाट कहाँ होता है? हैबिटाट ये मोस्टली मेराइन वाटर में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? ये मोस्टली मेराइन वाटर में। कहाँ? ये मोस्टली मेराइन वाटर में पाए जाते हैं। फिर इसके बाद शेप एंड साइज। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो शेप एंड साइज की बात करते हैं। क्या की? शेप एंड साइज की। तो ये 1 से लेकर के 200 सेंटीमीटर तक होते हैं। कितने होते हैं? 1 से लेकर के 200 सेंटीमीटर तक हो सकते हैं। कौन? पोरीफेरा। पोरीफेरा में जो फाइलम दिया गया है इसके एनिमल ये कितने होते हैं? 1 से लेकर के 200 सेंटीमीटर। अब सिमेट्री की बात करते हैं तो अधिकांश कैसे होते हैं ये स्पंज? थर्ड नंबर की बात करते हैं सिमेट्री। सिमेट्री तो आपको पता ही होगा कि सिमेट्री इनकी कैसी होती है। इनकी सिमेट्री एसिमेट्रिकल भी होते हैं और इनमें कुछ में रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। एसिमेट्रिकल और कुछ में क्या होता है? रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। बहुत कम में रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। एसिमेट्री ध्यान रखना है हमको। क्या ध्यान रखना है? एसिमेट्री ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं जर्म लेयर्स की। 4th नंबर पे भाई जर्म लेयर। जर्म लेयर क्या होती है? जनन स्तर। किस प्रकार से जनन स्तर करते हैं? तो ये डिप्लोप्लास्टिक होते हैं। कैसे होते हैं? डिप्लोब्लास्टिक। और डिप्लोब्लास्टिक 2 प्रकार की जर्म लेयर पाई जाती हैं। फर्स्ट नंबर पे यानी 1 नंबर पे हम लिखें तो एक्टोडर्म। दूसरे नंबर की अगर हम बात करें तो एंडोडर्म। कितनी पाई जाती हैं? एंडोडर्म। एक एक्टोडर्म होती है और दूसरी कैसी होती है? एंडोडर्म। अब हम बात करते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की। 5th नंबर की बात करते हैं तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि बॉडी संगठन के बारे में बात की जा रही है। यहाँ पर काय की बात की जा रही है? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि किस प्रकार का इनका संगठन पाया जाता है। तो ये जो पोरीफेरा के एनिमल होते हैं इनका सेल लेवल तक ही पाया जाता है। कितना पाया जाता है? कोशिकीय स्तर तक। कहाँ तक पाया जाता है? सेल लेवल तक। कहाँ तक पाया जाता है भाई? सेल लेवल तक पाया जाता है। इसके आगे नहीं जा पाए। इसके आगे वाले जितने एनिमल है वो सब कहाँ तक जाएंगे? कोई जो है टिश्यू लेवल तक जाएगा और दूसरा इसके बाद में कहाँ तक जाएंगे? ऑर्गन लेवल तक जाएंगे और फिर उसके बाद और उससे आगे वाले कहाँ तक जाएंगे? ऑर्गन सिस्टम तक चले जाएंगे, जिसमें कौन आते हैं? हम और तुम आते हैं। ठीक है, कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा भी गए, उनके बारे में बात करेंगे। हेमिकॉर्डेटा और इसके अलावा इकाइनोडर्मेटा, ये सब कैसे हैं? ये सब जो है ऑर्गन सिस्टम लेवल तक पहुंचे। फिर इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो बॉडी फॉर्म की बात करते हैं तो बॉडी फॉर्म इसकी कैसी पाई जाती है? 6 नंबर पे। बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है बॉडी फॉर्म। बॉडी फॉर्म इसकी कैसी है? 2 छिद्र रूप होती है यानी पोरस टाइप होती है। कैसी होती है? पोरस टाइप। पोरस टाइप में मतलब 2 प्रकार के टाइप होते हैं। हमने बताया था एक ऑस्टिया होता है और दूसरा क्या होता है? ऑस्कुलम होता है। ऑस्टिया से पानी की धारा अंदर आती है और ऑस्कुलम से पानी की धारा ऊपर के साइड में फव्वारे टाइप निकलती रहती है। 7 नंबर की अगर हम बात करते हैं, लास्ट पॉइंट हमारा, लास्ट पॉइंट बॉडी वॉल। क्या? बॉडी वॉल।
यहाँ पर लिखते हैं 7 नंबर का पॉइंट हम यहाँ पर लिखते हैं बॉडी वॉल। बॉडी वॉल 3 टाइप की पाई जाती है, एक पिनोकोडर्म फर्स्ट नंबर पे, पिनोकोडर्म। दूसरे नंबर की अगर हम बात करें तो क्या पाई जाती है, पिनोकोसाइट्स। इसको फर्स्ट नंबर कह देते हैं, तो इसको हम कह देते हैं पिनोकोसाइट्स। और थर्ड नंबर की अगर हम बात करें लास्ट में, तो इसको बोलेंगे पोरोसाइट्स। क्या बोलते हैं, पोरोसाइट्स। क्या बोलते हैं, पोरोसाइट। बॉडी वॉल 3 प्रकार की पाई जाती है, पोरोसाइट्स। अब हम इसके अलावा ये आपके सामने हमने रख दिया इसके जनरल कैरेक्टर, हैबिट एंड हैबिटाट। ये मोस्टली कहां पाए जाते हैं, मेराइन वाटर में पाए जाते हैं, मेराइन साफ पानी में। फिर इसके बाद में हैबिटाट, ये मोस्टली हो गया। शेप एंड साइज की बात करें तो 1 से 2 सेंटीमीटर तक हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं, 1 से 2 सेंटीमीटर तक। सिमेट्री की बात करें तो एसिमेट्रिकल होते हैं, कुछ रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। इसके बाद जर्म लेयर डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म। इसमें मेसोडर्म गायब है, इसी की तो बात है, इसी की तो पैसे हैं। मेसोडर्म गायब है इसके अंदर। फिर इसके बाद में बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेल लेवल तक गया, कहां तक गया, कोशिकीय स्तर तक। कहां तक पहुंचे, कोशिकीय स्तर तक, इसके आगे हम नहीं पहुंच पाए। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हो गया, बॉडी फॉर्म। बॉडी फॉर्म कितनी है, 2 टाइप की बात करते हैं। पोरस टाइप होता है, क्या होता है, पोरस। पोरस मतलब छिद्र टाइप, छिद्र लेवल का है, छिद्र लायक है। कौन कौन से छिद्र होते हैं, ऑस्टिया, ऑस्कुलम। ऑस्टिया से पानी आएगा, ऑस्कुलम से बाहर निकल जाएगा। फिर बॉडी वॉल की बात करते हैं तो 3 टाइप की होती है, एक पिनोकोडर्म होती है, पिनोकोसाइट्स होती है, और क्या होती है, पोरोसाइड होती है। पोर का मतलब छिद्र होंगे, पिनोको का मतलब कुछ उसके अंदर, और पिनोकोडर्म, पिनोकोसाइट्स। डर्म का मतलब त्वचा। इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, वो हमारा रहेगा पोरीफेरा का 2nd लेक्चर। अभी तक हमने 2 लेक्चर कर लिए, या आज का लेक्चर हमारा रहेगा 3rd लेक्चर। फिर इसके बाद वाला जो आएगा वो हमारा 4th लेक्चर रहेगा। इसी प्रकार से हम इस पोरीफेरा को बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से समझेंगे, और मुझे यकीन है कि आपको समझ में जरूर आया होगा। वेट करते रहे, आपको टॉपिक बाय टॉपिक मिलता रहेगा, पूरा कंटेंट आप तक हम पहुंचाएंगे। और डीपीपी जरूर लगाते रहें, जितना पढ़ें उनकी डीपीपी कंप्लीट करते रहें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई जरूर करते रहें। ऑल द बेस्ट। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। ऑल द बेस्ट।